बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ PRC1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम शुरू के 5 मिनट लगाकर कल के लेक्चर का बेसिक रिकैप करेंगे ताकि आपको कल वाली बातें रिकॉल हो जाएं और फिर आज के फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भाई पहले तिलावत करते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी बात का आगाज़ करते हैं। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा, कल के क्लास में जब हम आए तो मैंने पूछा कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो डिफरेंट लोगों से मुझे डिफरेंट जवाबात मिले। किसी ने कहा बुक कीपिंग का नाम अकाउंटिंग होता है, किसी ने कहा बैलेंस का नाम अकाउंटिंग होता है, किसी ने कहा अकाउंटिंग में एसेट्स होते हैं, किसी ने कहा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और मेंटेन करने का नाम अकाउंटिंग है, किसी ने जनाब कहा कि रिकॉर्डिंग या समराइज़ करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये अकाउंटिंग होती है, किसी ने कहा कैलकुलेशन, किसी ने कहा स्टैटिस्टिक्स भी कहा था भाई, ठीक है, किसी ने कहा था भाई ट्रांसलेशन ऑफ कंपनी या ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी को लिखना जो है ना अकाउंटिंग होती है, किसी ने कहा था जनाब कि हिसाब किताब, खर्चा पानी, ये सारी चीज़ें लिखने को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी। हमने कहा अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग दी ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमने पढ़ा एक अगला जुमला जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। हेलो दर्पण, अच्छा वो हेलो कह रहा था। अच्छा, फिर हमने अगला जुमला पढ़ा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? तो बुक कीपिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से हमने एक लफ्ज़ सीखा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये तो मैंने एक गेम स्टोर की मिसाल ली थी ना कि अगर मैं एक गेमिंग स्टोर में जाऊंगा तो फिर मुझे वहाँ पे ट्रांजैक्शन कितनी मिलेंगी। उन्होंने कुछ PlayStation 5 मंगवाए होंगे, कुछ बेचे होंगे, कुछ सर्विस दी होंगी। अच्छा, अगर मैं इसको भी छोड़ूं, किसी के लिए अगर ये एग्जांपल मुश्किल होती है रिलेट करना, तो मैं ARTD बिजनेस स्कूल की मिसाल लेता हूँ, या कि आप इसको किसी भी कोचिंग सेंटर से, टिपिकल कोचिंग सेंटर से कंपेयर कर लो। अगर मैं कहूँ कि हमारा भी वालेकुम अस्सलाम ज़फ़र, अच्छा सब एक एक करके ना सलाम याद आ रहा है सबको, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं किसी भी टिपिकल कोचिंग सेंटर की, जैसे कि ARTT, तो ARTT के अंदर भी तो दिन में ट्रांजैक्शन हो रही होंगी ना, कितनी हो रही होंगी? हज़ारों ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में, कराची के अंदर नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो जो कराची से बाहर हैं वो भी तो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, वो भी तो हमारे बैंक में पैसे भेज रहे होंगे, उनको भी तो हम कोई रिफ़ंड कर रहे होंगे, उनको भी तो हम किताबें डिलीवर करवा रहे होंगे। ऐसा ही है ना, बहुत सारे काम कर रहे होंगे। तो ARTT के दिन में कितनी ट्रांजैक्शन होंगी भाई? कई 100 ट्रांजैक्शन होंगी, कई हज़ारों ट्रांजैक्शन होंगी। सर मिसाल दें, PRC के अंदर एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया, उसने कहा जनाब सर एडमिशन फ़ीस कितनी है? तो एडमिन वालों ने कहा 10,000 एडमिशन फ़ी है, 60,000 रुपये ट्यूशन फ़ी है, 70,000 रुपये आपके पहले लेवल के इन सब्जेक्ट्स के बनते हैं। नहीं, पर बेसिक पढ़ ली ना आपने तो? हाँ, तो फिर आ जाओ। अच्छा, अब खामोश रह के बैठना है आपने, ठीक है, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। ये मई है हमारा, ये मार्च की 11:30 बजे है, मैं इसलिए आपको कह रहा था, ठीक है। अच्छा, आज मेरी बैक टू बैक 3 क्लासेस है ना, तो सुबह हमने 2 लोगों के साथ प्रैंक किया, एक तोहा भाई के साथ किया था और एक ये इसके साथ किया था, ठीक है। हमारे कैफ की लॉ की क्लास चल रही थी, तो ये आए ना देखने क्या चल रहा है, ये टाइम है आने का। अच्छा, बच्चा आना 9 बजे आया, एक आया 9 बजे, आया 9:30 बजे, टाइम है आने का ये। क्यों सर? सर तो क्लास है तो 10 बजे थी ना सर, 9 बजे क्लास थी यार, तुमने टाइम टेबल नहीं देखा? ये बच्चे पागल हैं आए हुए। सर देखा नहीं होगा सर। कैसे नहीं देखा? टाइम टेबल नहीं देखा उन्होंने? तो मैं बोला मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ यार, 10 बजे क्लास है। इसी तरह वो भी अभी वो अगली क्लास मेरी मार्च बैच की है, तो उनको मेरे मार्च बैच का जो टॉपिक मैंने कराना है आज वो पढ़ना था उन्होंने मुझसे, तो वो मई में आ गए गलती से, तो खैर चलता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था जनाब ARTT की। अगर मैं ARTT को देखूँ तो ARTT के अंदर दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी? एक बच्चा आता है, उसको एडमिन ने फ़ीस कोट कर दी, उसने कहा ठीक है, मैंने फ़ीस जमा कराई और उसने बच्चे ने क्या ले लिया जनाब? एडमिशन ले लिया। ये क्या हो गई? एक ट्रांजैक्शन, PRC के अंदर एडमिशन। अच्छा, एक बच्चा आता है, कहता है मुझे कैफ के अगस्त अटैम्प्ट के लिए सर हुदैत से बिजनेस लॉ डायनेमिक्स पढ़ना है, मुझे उसका ज़रा आप फ़ीस बता दें।
एडमिन ने फ़ीस बताई, उसने एडमिशन ले लिया, उसने कहा जनाब मुझे सर अहमद ज़मीर से DSR पढ़ना है, फ़ीस बताएं, एडमिशन ले लिया, इतनी ट्रांजेक्शन हो गई। अच्छा, तो ये तो 2-3 बच्चे हैं, हमारे पास कितने बच्चे हैं? हमारे पास एक एक सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 700-800 से मैक्सिमम 2,500-2,000 2,500 तक बच्चे पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे। तो इतने सारे बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो एक सब्जेक्ट की ट्रांजैक्शन ही कितनी है? 1500, 2000, 2,500 ट्रांजैक्शन एक सब्जेक्ट की हो रही है, ठीक है। उसके अंदर भी फिर किताब बच्चे अलग परचेज कर रहे हैं, तो किताब ख़रीदने की अलग ट्रांजैक्शन हो रही है, हम बच्चों को कोई फ़ीस रिफ़ंड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अलग ट्रांजैक्शन हो रही है। बात समझ आ रही है? तो ARTT में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये भाई अगर पानी बाहर से ख़रीद के लाएँ, ठीक है, तो ये इनका पानी नीचे जाके ख़रीदना भी एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम सब स्टाफ चाय पीते हैं, तो हमारा चाय पीना उसका चाय, हम चाय पीना तो खैर एक एक्ट है, लेकिन चाय का ऑर्डर करना, चाय मंगवाना और चाय डिलीवर करना, चाय के बस बिल के पैसे देना, वो भी एक ट्रांजैक्शन है ARTT के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं कि यहाँ कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का खर्चा वर्चा दिया होगा ARTT ने, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये देखो पूरे दिन तो ARTT ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। बात समझ आती है? हमें भूख लगती है, हम खाना मंगवाते हैं, हम रिफ़्रेशमेंट करते हैं, कोई मेहमान आते हैं, हम उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करते हैं, हम पैसे निकालते हैं और बिल पे कर देते हैं, तो ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है। ऐसा ही है, महीने के एंड पे बिजली का बिल आता है, पे करते हैं, एक ट्रांजैक्शन ही तो है। बात समझ आ रही है? तो मुझे बताओ कि सिर्फ अगर मैंने ज़बानी कलामी पिछले 2-2.5 मिनट में कितनी ट्रांजैक्शंस गिनवा दी, तो कितनी हज़ारों ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये जो मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या है बच्चों? बुक कीपिंग है। क्या ये अकाउंटिंग है? नहीं। अच्छा, अगर सर अहमद मुझे कॉल करते हैं, मैं अकाउंटेंट हूँ ARTT का ना, अच्छा सर अहमद मुझे कॉल करते हैं, हुदैत ज़रा मुझे बताओ कि हमारे पास कितने पैसे ऐसे हैं। अच्छा, मैं मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। हुदैत मुझे ज़रा बताओ कि कितने पैसे ऐसे हैं जो हमें बच्चों से अभी रिकवर करने हैं, जो मुझे रिसीव करने हैं, यानी कि मेरा रिसीवेबल है। रिसीवेबल इंग्लिश का लफ्ज़ है, अकाउंटिंग की कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा। कितने ऐसे पैसे हैं जो मुझे रिसीव करने हैं। अब अगर मैंने बुक कीपिंग की होगी तो मैं लंबी लंबी ट्रांजैक्शन देखूंगा, 400 पेज 500 पेज के प्लस माइनस करता रहूँगा, पागल हो जाऊँगा ना। सर मुझे क्या बोलेंगे, बेटा वो रहा एग्जिट गेट, आप वहाँ से निकल जाओ, आपके सीए बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बुक कीपिंग करी, मैंने अकाउंटिंग नहीं की, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे समराइज़ तो करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा जनाब अच्छा मुझे इतने पैसे लेने हैं, अच्छा PRC वालों से इतने लेने हैं, कैफ वालों से इतने लेने हैं, CFAP वालों से इतने लेने हैं, ठीक है। मैंने बुक्स डिलीवरी करी है, उसका मेरे पास इतना कैश आ गया है। अच्छा सर अगर मुझसे पूछें हुदैत ज़रा मुझे बताओ अकाउंट्स में इस वक्त कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या मैं जाके जो है वो गिनना शुरू कर दूँगा? नहीं, मैंने तो गिन के रखा होगा, एंट्री की होगी, सिस्टम में रिकॉर्ड किया होगा और सिस्टम मुझे बता रहा होगा ना कि इस वक्त मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो बुक कीपिंग की होगी, उसके बाद मैंने समराइज़ भी हो गया, क्लासीफाई भी किया होगा, टोटल भी किया होगा उस अमाउंट को, तो मैंने अकाउंटिंग की होगी, जब भी तो मैं बता सकता हूँ। तो बच्चों अकाउंटिंग के बगैर, अकाउंटिंग के बिना ये बताना मुमकिन नहीं है कि मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक फ़र्क था। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ बुक कीपिंग करना सीखी है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग कैसे करते हैं? जैसे जैसे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होंगे, हम अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग करने का सफ़र शुरू हो जाएगा। डन? ये तो था कल के लेक्चर का छोटा सा रिकैप। अच्छा ओके, गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो आइटम होती हैं जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, बाय सेल करता है, बना के बेचता है। डन? बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एंटिटी क्या होती है? टाइप्स ऑफ बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग। याद आ रहा है? कल का लेक्चर याद आ रहा है? शाबाश। अच्छा, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। याद आ रहा है? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी और बात करता हूँ। सोल प्रोप्राइटर के अंदर मुझे बताओ कि अगर बंदा मर जाएगा, इंसान वफात पा जाएगा, तो उसका बिजनेस सर्वाइव करेगा या वो भी ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा ना। बंदे के मरने के साथ साथ उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप है, 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, तो जब एक पार्टनर मर गया तो वो पार्टनरशिप रहेगी, ख़त्म हो जाएगी? वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी पार्टनर कंटिन्यू करना चाहें तो कर लें, ठीक है। अगर कंपनी चल रही है और कंपनी के हज़ारों शेयर होल्डर हैं, एक का इंतकाल हो गया तो कंपनी बनेगी, चलेगी या ख़त्म हो जाएगी? कंपनी चलती रहेगी। वो कहते हैं ना कंपनी अमर है, कंपनी नहीं मरती, हम अमर हैं। कंपनी क्या है बोलो? अमर है, कंपनी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है। एक बंदे के इंतकाल से, 2 बंदे के इंतकाल से, 500 बंदों के मरने से कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं परपिचुअल सक्सेशन। कंपनी चलती रहती है, आपके खैर काम की बात नहीं है। डन? अच्छा, कंपनी का ओनर एक नहीं होता। कंपनी जो है ना वो खुद इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी होती है।
जैसे इंसान एक नेचुरल पर्सन है ना, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल इंसान होती है, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के बहुत सारे मालिकान होते हैं। तो कंपनी का एक मालिक नहीं होता, कई मालिक होते हैं, कई हिस्सेदार होते हैं। तो अगर एक हिस्सेदार मर गया है तो उसका हिस्सा उसके लवाहिकीन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी नहीं मरेगी। देखो कंपनी को चलाने वाले ना मालिक नहीं होते, कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए। देखो होता क्या है, होता ये है कि लेट से ये 20 लोग हैं, ठीक है, ये कोई तकरीबन 20 नहीं, हम एक काम करते हैं, इनको 25 कर देते हैं, ठीक है। ये 25 लोग हैं, इन्होंने कहा कि यार हमें ना एक कंपनी बनानी है, हमें क्या करनी है, एक कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है। उसका नाम रखेंगे हम ABCDN कंपनी। क्या रखेंगे बच्चों, ABCDN कंपनी। इन्होंने कहा ये हमारी कंपनी होगी ABCD एंड कंपनी, और हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। अब पैसे कौन लाएगा, ठीक है। अब अगर लेट से 25 लोग हैं तो 25 लोगों ने अपना माल जमा कराया होगा, ऐसा ही है ना, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, कोई कितने पैसे लाया होगा, कोई कितने पैसे लाया होगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो 25 लोगों ने डिफरेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन की होगी। कैपिटल मतलब वो होता है जो ओनर अपने घर से पैसे लेकर आता है बिजनेस में डालने के लिए, बात समझ आ रही है। तो 25 लोगों के 25 हिस्से कंपनी के अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या ये 25 लोग ही कंपनी को चलाएंगे? अच्छा वैसे प्रैक्टिकली कंपनी में कितने शेयर होते हैं, हज़ारों होते हैं भाई, हज़ारों होते हैं। तो क्या हर बंदा अपनी चलाना शुरू कर देगा आगे कंपनी के अंदर? नहीं। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, इसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कुछ जिम्मेदारान को जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, वो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। इंशाल्लाह जब आप बिजनेस लॉ डायनामिक्स पढ़ोगे ना मुझसे, कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ जिम्मेदार होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कंपनी को आपके बिहाफ पे रन करेंगे। तो ये शेयर होल्डर के अपॉइंटेड लोग होते हैं जो कंपनी को शेयर होल्डर के बिहाफ पे रन करते हैं, और फिर इनको रिपोर्ट करते हैं भाई कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया, कंपनी ने ये खोया, कंपनी ने क्या पाया। बात समझ आ रही है? तो डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। तो लेट से अगर एक बंदे का इंतकाल भी हो जाए इसमें से, या दूसरे बंदे का भी इंतकाल हो जाए, या तीसरे बंदे का भी इंतकाल हो जाए, तो इनके जो शेयर्स है ना, इसके भाई को, इसके बेटे को, इसकी बीवी को, या जो भी उसने रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखवाया होगा उसको चले जाएंगे। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो मेजॉरिटी का बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब क्या होता है कि अगर आप मर गए तो आपके बाद आपका अकाउंट कौन चलाएगा। तो जैसे ही इंसान कंपनी में शेयर्स परचेज करता है या इवन इन्वेस्टमेंट्स भी करता है ना शेयर्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है नेक्स्ट ऑफ किन कौन होगा आपका। आप बताओ, बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो ज़बरदस्त, इतना ही कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी था। ओके आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ये लोगों का झुंड है, लोगों का ग्रुप है, वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और परफॉर्म अ टास्क। अगर मैं पूछूं आपसे क्या ARTT एक ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग जमा हुए हैं स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डन। अच्छा, कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी होती हैं? भाई 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती हैं बोलो बच्चों? 2 टाइप की, एक होती है बिजनेस और एक होती है नॉन बिजनेस। बिजनेस मतलब जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, और नॉन बिजनेस जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना होता है, वेलफेयर करना होता है। बहुत सारी मिसालें थी, ईदी फाउंडेशन था, शौकत खानम है, फिक्सिट हो गया, फिक्सिट के फैमिली होम्स हो गए, ठीक है, और बैतुस्सलाम हो गया, ठीक है। इस तरह के कई हमारे इदारे ऐसे हैं, दीनी इदारे हैं, दुनियावी इदारे हैं जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये कहलाती है नॉन बिजनेस। डन। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अच्छा, ये एक्टिविटी नहीं है, एंटिटी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अच्छा, इसके लिए मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। देखो इंसान ना 2 तरह के होते हैं, इंसान ना 2 तरह के होते हैं। पर्सन्स की अगर मैं बात करूँ, एक को हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? इंसान सूंघ सकता है, देख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, सही है ना।
इंसान शेयर्स खरीद सकता है, शेयर्स बेच सकता है, इंसान अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है। बात समझा रही है। एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये भी पर्सन है, ये भी इंसान है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, ये भी लेकिन नेचुरल नहीं है। जैसे कि आप कभी देखोगे तो कुछ रेस्टोरेंट्स में ना रोबोट डिलीवरी कर रहे होते हैं, वो कौन है? वो रोबोट क्या नेचुरल पर्सन है? वो रोबोट कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। वो देखिए ना रजनीकांत की रोबोट, ठीक है, जिसमें वो चिट्टी बनाता है, वो चिट्टी कौन था? वो नेचुरल पर्सन था कि आर्टिफिशियल पर्सन था? वो आर्टिफिशियल पर्सन था, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब मैं दोबारा कंपनीज के स्ट्रक्चर पे आता हूँ ना, बिजनेस स्ट्रक्चर पे आता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। देखो कानून की नज़र में ना, कानून की नज़र में यानी कि लीगली अगर मैं कहूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर और उसका कारोबार एक ही यूनिट है या अलग अलग यूनिट है? एक ही यूनिट है। वो दमाल देखिए ना, उसमें कहते हैं ना आदि मानव हम एक यूनिट हैं। देखिए तुम लोग तो खैर पैदा भी नहीं होगे, इतनी पुरानी होगी, ठीक है, हमारे तो बचपन की थी खैर। बहरहाल तो आदि मानव जैसे एक यूनिट थे ना उसके अंदर, तो वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका ओनर भी कौन है? एक ही यूनिट है, एक ही बंदा है। यानी कि कानून की नज़र में उसके बिजनेस की अलग हैसियत नहीं है, ऐसे ही है। इसलिए उसकी जो लाइबिलिटी कह सकता हूँ, यानी कि जिम्मेदारी, किसी का नुकसान हो जाएगा तो उस वो लाइबल होगा ना पे करने के लिए, इसलिए मैं लाइबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो अनलिमिटेड होगी, उसको सारे पैसे घर से लाने पड़ जाएंगे। किसी का नुकसान अगर कर दिया तो कारोबार भी बेचना पड़ेगा, और कारोबार बेच के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे तो अपने घर से लाने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप की अगर बात करूँ, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है भाई। कानून जो है पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं देता। वो कहता है भाई ये पार्टनर्स और बिजनेस एक ही यूनिट है, यानी कि बिजनेस से अगर किसी का नुकसान हो जाए तो बिजनेस के सारे जितने भी चीज़ें हैं, एसी, फर्नीचर, ये वो सामान शुमान, इन्वेंट्री, स्टॉक, कुछ भी है, सब बेच बाच के अगर पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक यूनिट है ना, लीगली तौर पे ये लोग अलग अलग नहीं है। कंपनी, कंपनी पे आते हैं। ये जो हमने कंपनी बनाई है ना, ये कंपनी बड़ी प्यारी चीज़ है। कंपनी क्या है बोलो बच्चों? बड़ी प्यारी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है बच्चों? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी अपने नाम पे ज़मीनें भी रख सकती है। हाँ, कैसे? देखो जब मैं यूनिलीवर का ऑडिट कर रहा था ना, तो मैं लाहौर गया रहने के लिए गेस्ट हाउस में। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं रह रहा था ना, वो यूनिलीवर के नाम पे, यूनिलीवर का गेस्ट हाउस। इसी तरह कराची में भी एक गेस्ट हाउस है यूनिलीवर का, डिफेंस में, ठीक है, वो भी यूनिलीवर के नाम पर है। बात समझ आ रही है? आपने कभी कभार देखा होगा अक्सर ज़मीन बंजर पड़ी, खाली पड़ी हुई है, लिखा होता है बाहर दिस प्रॉपर्टी इज़ दी, दिस प्रीमिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फला बैंक लिमिटेड। याद आ रहा है? तो वो उस बैंक की ज़मीन है। बात समझ आती है? क्लियर है मेरी बात? पक्की शक्की बात है? क्लियर है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कानून की नज़र में इसकी एक अलग हैसियत है। जैसे इंसान साइन करता है, कंपनी साइन नहीं करती, कंपनी की ऑफिशियल स्टैंप होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है। डन। अच्छा, इसकी बाकी सारी तफसीली बातें हम इंशाल्लाह कैफ में कंपनी लॉ के अंदर पढ़ेंगे। डन। अच्छा, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी किस किस के ऊपर अप्लाई होता है? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर अप्लाई होगा? नहीं। पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होगा? कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा? अच्छा, एक बात, एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी का। बच्चों याद रखो, जब भी मैं अकाउंटिंग करता हूँ ना, मैं किसकी करता हूँ? बिजनेस की करता हूँ। मैं इंसानों की अकाउंटिंग नहीं करता। अगर मैं अपना एक कारोबार कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ, अगर मैं अज्यूम कर लो मैं अपना एक कारोबार कर रहा हूँ और कारोबार की अकाउंटिंग कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि जनाब मैं लेट से रेंट आ कार का शोरूम खोला हुआ है, ठीक है, मैं लोगों को गाड़ियाँ किराए पे देता हूँ। अब मैं ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ठीक है, मैंने ऑल्टो दे दी है 30 दिन के लिए 70,000 रुपये किराए पे, ठीक है। मैंने जो है ना वो सिविक दी है, किसी को शादी के लिए चाहिए, उसका किराया लिया मैंने 15,000 रुपये एक दिन का, ठीक है। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, किसकी? कारोबार की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मेरे पास लैंड क्रूज़र है, ये मैंने किसी को किराए पे दे दी है 12 घंटे के लिए 40,000 रुपये में। अम्मी कॉल आ गई, हाँ बेटा आते हुए धनिया ले आना। अच्छा अम्मी, एक धनिया एक गड्डी धनिया, एक अदरक का पीस, 2 किलो प्याज, 4 किलो आलू। अब मैंने ये भी क्या कर दिया? बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। क्या मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा? क्यों? क्योंकि भाई ये नहीं, लाना तो मैंने ही है ना, कारोबार भी तो मेरा ही है और घर भी तो मेरा ही है, तो क्या मैं इसको मिक्स कर सकता हूँ?
नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं जो बुक कीपिंग कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ? बिजनेस की कर रहा हूँ। क्या मैं अपने पर्सनल अखराजात इसमें डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। बात समझ आ रही है? तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि बिजनेस अलग, ओनर अलग, कारोबार अलग, मालिकान अलग। अब अगर मैं तुमसे पूछूं सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या सोल प्रोवाइडर पे अप्लाई होता है? होता है ना। पार्टनरशिप पे होता है? अच्छा, पार्टनर्स अकाउंटिंग कर रहे हैं यही वाली, क्या वो अपने घर के अखराजात उसमें डाल सकते हैं? नहीं ना। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी, बोलो भाई, अप्लाई होता है? हाँ होता है। कंपनी पे होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या वो 25 शेयर होल्डर हैं तो 25 शेयर होल्डर से घर की अकाउंटिंग भी हम कंपनी के हिसाब किताब में लिख दें? नहीं ना। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि लीगली तौर पे ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए? कंपनी के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बिजनेस अलहदा, ओनर अलहदा, ये कॉन्सेप्ट किस किस पे अप्लाई होता है? तीनों पे अप्लाई होता है। सोल प्रोवाइडरशिप पे भी अप्लाई होता है, पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होता है और कंपनी में अप्लाई होता है। शाबाश, बहुत आ रहा, वेल डन। अब जल्दी से एक काम करो, इसको रीड कर लो। शाबाश। रीड करना है इसको, राइट नहीं करना। ये सब लिखना क्यों शुरू कर दिया? नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रिंट निकाल के रख लेना अपने पास, ठीक है? पढ़ लिया? क्लियर है? चलो। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहता है द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दिस अप्लाइज टू ऑल बिजनेसेस, इंडिविजुअल पे भी, पार्टनरशिप पे भी और कंपनीज पे भी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन बाय लॉ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दिस कॉन्सेप्ट ओनली अप्लाइज टू कंपनीज। चलो मुझे एक बात बताओ, एक सोल प्रोवाइडरशिप है, उसकी दुकान में माल पड़ा हुआ था 50,000 रुपये का, किसी का नुकसान उससे हो गया 70,000 रुपये का, उसकी जिम्मेदारी कितनी है? पे कितना करेगा? 70। कैसे? 50 दुकान से और 20 कहाँ से लाएगा? घर से लाएगा। केस नंबर 2, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, 1,20,000 रुपये का सामान पड़ा हुआ है, 1.5 लाख का नुकसान कर दिया किसी का, तो कितना पे करेगा? कितना पे करेगा? वैसे मुझे बताओ कि 1,20 का सामान पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, 1.5 लाख का नुकसान हो गया, नुकसान कितना पूरा करना है? 1.5 लाख। 1,20 किससे होगा? दुकान से। बाकी 30 किससे होगा? अपने घर से होगा। तो कैसे लाएंगे? वो डिफरेंट शेयरिंग रेशो होता है, क्या पता आधा आधा ले आएँ, क्या पता थोड़ा थोड़ा ले आएँ। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक कंपनी है, अब क्या है? एक कंपनी है। अब मेरी बात गौर से सुनना, कंपनी के अंदर जितना सामान पड़ा हुआ है ना, ठीक है, वो पड़ा हुआ है लेट से 6 लाख रुपए का, ठीक है, ये टोटल वैल्यू है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई 7.5 लाख रुपए की, कितना पे करेंगे? सिर्फ 6 लाख के ऊपर पे करेंगे। क्यों? कंपनी की जो जिम्मेदारी होती है ना, जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। कंपनी सिर्फ इतना ही पे करेगी, इसके ओवर एंड अबव नहीं पे करेगी कुछ भी। जितना शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीद के कंपनी में पैसे डाल दिए ना, उनकी जिम्मेदारी बस वहीं तक थी, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड वो कुछ भी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट और छोटा सा मैंने आपको दे दिया, कोई मसला नहीं है सच, ठीक है। आ जाओ आगे। अब कुछ आपके लिए ना सवालात आ रहे हैं, ये तकरीबन कुछ 10 के करीब MCQs होंगे, बल्कि 6 के करीब हैं, कुछ भी नहीं है। जो अब तक हमने पढ़ा है ना, ये उसके बेसिस पे मैंने बनाया, ज़रा आप मेरे साथ सॉल्व करोगे? शाबाश। कहता है व्हाट इज़ अ बिजनेस एंटिटी? लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टू सर्व सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, आर टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
सी, सब सी बोल रहे हैं भाई, शाबाश। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मेट्रो कैश एंड कैरी, पार्क फेंस, इवेंट प्लानर, प्राइवेट हॉस्पिटल। पार्क फेंस। मेट्रो क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ग्रोसरी बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी। कुछ पीक फ्रीन से उठाया है, कुछ यूनिलीवर से उठा लिया, कुछ कहीं से उठाया, कुछ कहीं से उठाया और सब कुछ ला के बेच दिया। पार्क फेंस क्यों? क्योंकि वो पंखे बना के बेचती है। इवेंट प्लानर क्या करते हैं? वो तो अपना माल लगाते हैं, उसका किराया चार्ज करते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं? सर्विस बिजनेस है ना। अच्छा चलो, कहता है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट? बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर या नॉन बिजनेस? नॉन बिजनेस। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी? सेपरेट लीगल नहीं, सेपरेट बिजनेस। कहते हैं बिजनेस अलग, बिजनेस और ओनर सेम लोग हैं, बिजनेस अलग है ओनर से, कंपनी लीगल पर्सन है, सिर्फ कंपनी ही सेपरेट बिजनेस एंटिटी यूज़ करती है। सही बात है ना भाई, सिर्फ कंपनी करती है ना भाई? है लंबे वालों वाले भाई, बताओ डी है ना भाई? क्यों बी क्यों भाई, डी क्यों नहीं? डी 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 क्यों डी? कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या लेती है? सर्विस ओनरशिप। आए दोबारा पढ़ो हेडिंग। तो आहा डी क्यों डी? तो ये सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है, सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, लीगल एंटिटी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? राधे मोहन तलहा। तलहा और तोहा भाई भाई, ठीक है। तुमने वो देखी है तेरे नाम? नहीं देखी? एक तो तुमने वो नहीं देखी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना। तुम वो देखना तेरे नाम पाकिस्तानी वर्जन, ठीक है। उसमें सिकंदर सनम ना, वो क्या कहता था, सिकंदर सनम ना एक पाकिस्तानी कॉमेडियन था। वो जितनी इंडियन मूवीज आती थी ना, उसकी वो बनाता था, कॉपी बनाता था पाकिस्तानी, ठीक है। तो उसमें देखना सिकंदर सनम का जो सलमान खान का जो उसने एक्टिंग की है ना, उसमें उसने एक कैरेक्टर अडॉप्ट किया है। उसमें जो स्टाइल था ना उसके बालों का, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तुम देखना। अभी मैं खैर स्क्रीन पे दिखाता, लेकिन ये पहली क्लासेस ना यूट्यूब पे जाती हैं तो अच्छी बात नहीं है, बच्चे बिगाड़ जाएंगे, ठीक है। वरना हम आगे की क्लास जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती रहेंगी ना, हमारी मस्तियाँ बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ। अच्छा मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस अलग, ओनर अलग। ये कॉन्सेप्ट किस किस के ऊपर अप्लाई होता है? यार तू फिर कंपनी बोल रहा है शहजादे? तीनों पे होगा ना यार। एक होता है लीगल एंटिटी, कानूनी तौर पे सिर्फ कंपनी को कानूनी दर्जा मिलता है। याद रखो, कानूनी हैसियत अलग शनाख्त सिर्फ कंपनी को मिलती है, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर को, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को नहीं मिलती। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी, तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी मुझे कहता है बिजनेस अलग, इंसान अलग। तो ये कॉन्सेप्ट तो सब पे अप्लाई होता है ना मेरे चांद। सही बोला था पहले तुमने। अगर मैं कभी क्रॉस क्वेश्चन करूँ, डरना नहीं होता, अपनी बात पे कॉन्फिडेंट रहना होता है। डन? सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई होता है। बिजनेस अलग, कारोबार अलग। शमशाद भाई अलग, शमशाद भाई की पान की दुकान अलग, ये पार्टनर्स अलग, इनका शोरूम का बिजनेस अलग, अकाउंटिंग अलग अलग होगी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, हिसाब किताब के खर्चे मेंटेन करने से, वो अलग ये अलग, वो अलग ये अलग, ठीक है। ये तो सब पे अप्लाई होता है। लेकिन कानूनी तौर पे ना हम देखते हैं ऑब्लिगेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि भाई कानूनी तौर पे किसका दर्जा अलग है। कानूनी तौर पे दुकान, शमशाद भाई दुकान और शमशाद भाई खुद, ये दोनों एक ही यूनिट है, लीगल एंटिटी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप भी लीगल एंटिटी नहीं है, कानून ने इसको सेपरेट दर्जा नहीं दिया। बात समझ आती है? हाँ, सवाल दोबारा करो। हाँ देखो फ़र्क दोनों में क्या है। देखो सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर जो है ना, होता ये है कि ओनर अलहदा ट्रीट होगा अकाउंटिंग के लिए, और उसका जो कारोबार है वो अलहदा ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि कानूनी तौर पे कानून ने कंपनी को एक अलग इंसान रिकग्नाइज किया है। आसान करके समझाता हूँ,
कानून कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि कानून सोल प्रोप्राइटर को और पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं देता। वो कहता है नहीं भाई नहीं, ये कारोबार और ये एक ही यूनिट है। बात समझ आती है लीगल तौर पे। डन, बस ऐसा ही है। डन, बढ़ जाऊँ मैं आगे, पक्का शक्का। चलो, वॉट डज अ ट्रेडिंग बिजनेस प्राइमरीली डू? गुड्स बना के बेचता है, बना के बेचता है ना भाई, ट्रेडिंग बिजनेस कोई बना के बेचता है ना, वो खरीदते बेचता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? आंसर है, ठीक है। सलमान भाई ना चौकन्ने हो गए, तो सा तलहा भाई, ठीक है, सलमान भाई लॉ वाले हैं। अच्छा आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज ओनली टू कंपनीज? अब बताओ, अब सी आएगा ना, शहजादे को याद हो गया, क्या बात है मेरे लाल की। चलो ज़बरदस्त, अब मेरी बात सुनो। अब तक जो पढ़ा है ना वो कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना, अब तक तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा था, बुरा तो इससे आगे है, ठीक है, इससे भी आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ना अब मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि हमारी अकाउंटिंग की बुनियाद डलने जा रही है, हमारी अकाउंटिंग का सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो आज से पहले हमने जो भी पढ़ा पिछली 1.5 क्लास में, वो सिर्फ बेसिक बुनियादी बातें थी अकाउंटिंग करने के लिए, कि बिज़नेस क्या होता है, कारोबार कितने तरह के होते हैं, कौन ख़रीद के बेचता है, कौन बना के बेचता है, कानूनी तौर पे क्या हैसियत होती है। ये सिर्फ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेसिक बातें थी, बुनियादी बातें थी। अगर असली मायनों में बात करूं तो अकाउंटिंग अब शुरू होने जा रही है। डन। अच्छा, इस यूनिट नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स या हेड्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो जब कंपनी पूरे साल कारोबार कर लेती है ना, जब कंपनी पूरे साल कारोबार कर लेती है तो वो पूरे साल कारोबार करने के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने माली हालात बताती है। अब मैं टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह ताला 2-3 क्लास के बाद, ठीक है। क्या बताती है? अपने माली हालात बताती है, मेरे पास कितने असासे रखे हुए हैं, मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने माल बेच के कितना कमाया, ठीक है, मैंने माल कितने का बेचा, मैंने जो माल बेचा वो मैंने ख़रीदा कितने का था, मेरा प्रॉफिट कितना आया। बात समझ आ रही है? मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्लियर है, मैंने कहाँ कहाँ वादे कर रखे हैं कि मुझे पैसे देने हैं, मैंने दिए नहीं हैं, ठीक है। तो कंपनी अपनी पूरी माली हालात को बयान करती है एक डॉक्यूमेंट बना के, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहो तो दिखाऊं? चलो हम दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि मैं लोगों को ना बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखता, मैं इनको दिखाता हूँ, और जितनी आपकी काम की बात होगी ना हम उतनी देखेंगे अभी सिर्फ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ जाते हैं कंपनी लॉ में। वैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ये चीज़ें। देखो तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ बड़े मज़े की, इसका नाम किससे सुना है? ICC। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लड़के तो फ़ौरन से एक्टिव हो जाएंगे यार, क्रिकेट की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ये भी एक कंपनी है, ये भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। देखो लिखा हुआ है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोल छोड़ो, क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। अगर मैं ICC देखूँ, अब तुम लोग खैर समझ जाओगे। देखो ICC क्या बता रही है अपनी रिपोर्ट में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ना 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 ना, ये रहा, ये देखो ICC क्या बता रही है। ICC बोल रही है मैंने कितना कमाया ICC इवेंट्स को करवा के, US डॉलर में बनाई है इसने, $839,147। और मैंने ICC इवेंट को कराने के लिए मैंने कितना खर्चा किया, मैंने सूद से कितना कमाया, मेरे जनरल एक्सपेंसेस कितने थे, मैंने सूद की कॉस्ट कितनी पे की है, ठीक है, मैंने टैक्स कितना पे किया है, टैक्सेस पे नहीं लगा हुआ। अच्छा, फिर इसी तरह से देखो मेरे पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं। एसेट्स मतलब मेरे पास ये फ्रिज कितने हैं, AC कितने हैं, मशीन कितनी है, चीज़ें कितनी हैं, ठीक है, मुझे कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, मेरे पास कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास लायबिलिटी क्या है, मतलब मुझे जो पैसे देने हैं, ठीक है,
वो कितने देने हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा, तो ये होती है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ना कंपनी अपने पूरे माली हालात बताती है कि यार देखो मेरे ये हालात हैं, मेरी ये वाली कंपनीज़ हैं, इस वाली कंपनी से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। और मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मैंने लोगों पे मैच फाइन्स लगाए होंगे, फ़ीस लगाई हैं, ऐसा ही है ना, वो याद है तुम्हें, वो हारिस रऊफ़ ने ऐसे किया था, 6-0 किया था, उसके ऊपर फ़ाइन लग गया था। तो वो जो फ़ाइन लगा था तो आईसीसी अपनी रिपोर्ट में दिखाती है, ये देखो मैंने जो फ़ाइन लगाया ना प्लेयर्स को, किसी को चमाट मारने पे, किसी को बल्ला दिखाने पे, किसी को ऐसे करने पे, वो आपने आए दिन देखा होगा फ़ाइन लग गया, फ़ाइन लग गया। तो ये भी तो उसने इनकम कमाई ना, आईसीसी ने पैसा कमाया है ना, तो वो कहाँ दिखाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाती है। बात समझ आ रही है। तो इसको हम फिर कभी इंशाल्लाह ताला दोबारा खोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का, आलीशान किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी पूरा साल कारोबार करने के बाद, पूरा साल ख़त्म करने के बाद बनाती है, ठीक है। और उसमें बताती है मेरे पास कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, और मेरे डायरेक्टर्स कौन लोग हैं, ठीक है, मेरी कंपनी कैसे चलती है, और हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इस साल हमने कितना कमा लिया, क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें कंपनी कब बताने के काबिल होगी? क्या बुक कीपिंग करके सब कुछ मैं बता सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग करने के बाद मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं लोगों को मुंह दिखा सकूं, मैं बता सकूं। बात समझ आ रही है? चलो अच्छा, ये तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गई। अच्छा, अगली चीज़, ये एलिमेंट्स या हेड्स क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स या हेड्स क्या होते हैं? मुझे एक बात बताओ। अब ख़वातीन से मुखातिब होकर एक चीज़ पूछते हैं, लड़के भी रेजोनेट करेंगे इससे। जब आप अपने किचन में जाते हो तो घर के किचन में आपके मुख्तलिफ शेल्व्स होंगे या कैबिनेट्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक कैबिनेट ऐसा है जिसमें आपको पता है चाय का सामान है, इसमें पत्ती रखी है। अब जो मैं देखो मिसाल दे रहा हूँ ना, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तो मिसाल बहुत गौर से सुना करो। एक में रखी है पत्ती, दूध, चीनी, सूखा दूध या जो भी है, चाय बनाने का सामान। अब मुझे पता अगर मुझे चाय बनानी है तो मैं इस कैबिनेट में जाऊँगा, सामान खोलूँगा और चाय का सामान निकाल के चाय बना लूँगा। अच्छा, अगर कोई मसाले वाले पैकेट इस्तेमाल करता है तो पता है भाई बराबर वाले खाने में ना मसाले रखे होंगे, शान के, नेशनल के, सबके, ठीक है। अच्छा, कोई अगर घर के मसाले इस्तेमाल करता है तो उसको पता है भाई ये गरम मसाले का सेक्शन है, यहाँ पे वो हल्दी और ये लौंग और ये ज़ीरा और ये काली मिर्च और ये कोटी मिर्च, ये सब कुछ चीज़ें रखी होंगी, ठीक है। अच्छा, अंडा तला मैंने, अब मुझे नमक काली मिर्च चाहिए, मुझे नमक काली मिर्च जो है ना यहाँ मिलेंगी, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको खाना खाना है तो आपको पता है यार मेरे जो खाने के बर्तन है ना हमारे घर के इस्तेमाल के, वो इस कैबिनेट में रखे हुए हैं, और जिन बर्तनों में मेहमानों को इज़्ज़त मिलती है, हमें नहीं मिलती, वो वाले थोड़े से आगे रखे हुए हैं संभाल के, ठीक है। वो मेहमानों को इज़्ज़त देने के लिए वो वाले बर्तन हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप इस तरफ चले आओगे तो ये कुछ स्टील के बर्तन हैं, ठीक है, जिसमें चाय पकती है, खाना पकता है। ये कढ़ाई रखी है, इधर हंडी रखी हुई है, ऐसा ही होता है। तो किचन क्या होता है, किचन एक प्रॉपर निज़ाम से चल रहा होता है ना, और वो निज़ाम आपकी अम्मा ने रेगुलेट किया होता है। आपके हाथ में आएगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इतने सारे कैबिनेट की क्या ज़रूरत है? एक कैबिनेट बनाते हैं बड़ा सा लंबा सा, उसमें सारे आइटम्स को मारते हैं, दे मार 4.5, जैसे हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना बचपन में। जब मैं, अब तो खैर सुधर गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ, तो बचपन में मैं अलमारी ऐसी मेंटेन अपने हाथ में जब थी ना, तो एक कपड़ा निकालो, सारे कपड़े सलाम करेंगे आगे, सलाम वालेकुम, ठीक है। फिर आप जो है ना वो कपड़े सही करते रहो और घर वालों से गालियाँ खाते रहो, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो निज़ाम क्या हो जाएगा, धर्म भरम। अपनी अलमारी की मिसाल ले लो, अगर तुमने, अच्छा वो वज़न इतना रखते थे कि पटरे भी अलमारी के ना टूट जाया करते थे, फुल शुद्ध गरीब। फिर आप भरो सारे कपड़े ना, और आपको एक कुछ चीज़ निकालनी तो उसके लिए आपको 100 कपड़े गहराने पड़ेंगे पहले। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब होता क्या था, अब तुम्हें पहनने शलवार कमीज़, ठीक है। अब तुम्हारे शलवार कमीज़ का कुर्ता ये रहा, अब पजामा ढूंढ रहे हो, पजामा कहाँ है, पजामा कहाँ है, पजामा कहाँ है, भाई पजामा यहाँ से निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तुम्हें पहननी है जीन्स और शर्ट, जीन्स आ गई, शर्ट नहीं मिल रही। तो अगर अलमारी के अंदर मैं यूं ही कपड़े उठा के ठूस दूंगा, डाल दूंगा, तो निज़ाम क्या हो जाएगा भाई, धर्म भरम हो जाएगा ना। अब मुझे अगर पता करना है, मुझे अगर चेक करना है भाई मेरे पास ब्लू जीन्स के कितने शेड रखे हैं, मेरे पास ब्लू जीन्स क्या है, मेरी ब्लैक वाली जीन्स क्या है, ठीक है, मेरी जो है ना वो ये वाली घड़ियाँ क्या हैं, ठीक है, मेरे वॉलेट्स की अगर मेरे पास कलेक्शन है, चश्मों की कलेक्शन है, मेरे पास खुशबुओं की कलेक्शन है, तो वो क्या है, ये लाइट वाली खुशबू हैं, ये हार्ड वाली खुशबू हैं, ये मेरे पास परफ्यूम्स हैं, ये मेरे पास इतर हैं। बात समझ आ रही है? तो ड्रेसिंग टेबल में भी आप चीज़ें समेट के रखते हो, ऐसा ही है ना, आपको पता होता है ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। लेकिन अगर मैं सब कुछ एक जगह उठा के यूँ धर्म भरम कर दूंगा, निज़ाम दूस कर दूंगा, तो क्या होगा, निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा। किचन के अंदर भी ऐसे ही होगा, अगर सारी चीज़ें एक कैबिनेट के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी ना किसी न किसी निज़ाम की ज़रूरत पड़ी, किसी न किसी निज़ाम की ज़रूरत पड़ी, किसी न किसी पिलर की ज़रूरत पड़ी, किसी न किसी फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ी। इस कमरे को देखो, इस कमरे के अंदर कितने पिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, तकरीबन 8 पिलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं और इन पिलर्स के ऊपर ये कमरा पूरा खड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना, इस पिलर ने इस कमरों को संभाल के रखा हुआ है ऐसे। अगर ये पिलर ना हो तो क्या होगा, गिर जाएगा कमरा, डिस्मेंटल होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अकाउंटिंग को जिन 5 पिलर्स ने संभाल के रखा है ना, अकाउंटिंग को जिन 5 पिलर्स ने क्लासिफाई कर दिया है, जिन्होंने समेट दिया है, जिन्होंने समराइज़ कर दिया है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अकाउंटिंग को संभाल दिया है, बना दिया है, वो ये 5 पिलर्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 हेड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, यानी अगर मैं बुक कीपिंग पे जाऊँ, आपसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं और वो AITT के ट्रांजैक्शन याद कर लो 400 पेजेस पे आ रही हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किससे कितने पैसे देने हैं, मुझे किसको कितने पैसे लेने हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, मेरी कमिटमेंट्स क्या हैं, नहीं पता चलेगा ना। तो इसके लिए कोई ना कोई सेट ऑफ रूल तो होगा ना, जिसके तहत मैं इनको छांटी कर सकूँगा। ठीक है, जिसके तहत मैं क्या कर सकूँगा, छांटी कर सकूँगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, इसे हम कहते हैं हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बन गई मेरी बुनियाद। तो मुझे किसी न किसी सेट ऑफ रूल के तहत इन 5 आइटम्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये आइटम्स हैं, एक एक करके रीड करता हूँ, फिर हम एक को आज स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला और एसेट्स के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जितने अच्छे से समझ आ गया, इस पे जितने अच्छे से ग्रिप हो गई, अकाउंटिंग आगे की सारी आसान। और ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ इस वाली अकाउंटिंग की बात नहीं है, ये बेस बना रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की, ये बेस बना रही है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, ये बेस बना रही है एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की। तो इसको हमने बहुत तरीके से और बहुत तमीज़ से लेके चलना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देयर आर 5 एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल यानी फिर इक्विटी। ये क्या होती है, हम एक एक करके बात करेंगे। एसेट्स क्या होता है? अगर इफ़ आई से द वर्ड एसेट, तो अब क्लास में हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा। मुझे ज़रा बताओ, एसेट का नाम सुन के आपको क्या समझ आता है? ओन बाय द बिजनेस, कुछ ऐसी चीज़ जो बिजनेस ने ओन की हो। ठीक है, अच्छा, हसनैन भुट्टो ने पूरी डेफिनेशन ही माशाल्लाह लिख दी है। ठीक है, आप बताओ भाई। अच्छा, वो एसिड नहीं है, वो ACID होता है, वो केमिस्ट्री वाला एसिड मेरे भाई को याद आ रहा है। आप बताओ भाई, तलहा भाई। जो सामान मेरे पास पड़ा हो वो एसेट है। ठीक है, तो अच्छा, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अच्छा, इन दी एंड सामान जो भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो एसेट है। ठीक है भाई, आप भाई। रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के वसाइल। ठीक है, आप। ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एंटिटी, काफ़ी करीब करीब जवाब दिया भाई ने। ठीक है, भाई ने कहा कोई ऐसी चीज़ जो मेरे ओनरशिप में हो और उसको मैं कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप। बिजनेस करने के लिए जो चीज़ें वगैरह चाहिए हैं वो एसेट्स हैं। वो वकास साहब कह रहे हैं सर ऑडियो में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो चलो आप पूछ के देख लो। लेकिन भाई मसला ये पता है कि मैं माइक अनम्यूट करता हूँ ना, तो पीछे से आवाज़ आती है, ए मासी नहीं आई, मासी नहीं, झाड़ू लगाओ, सही से लगाओ। ठीक है, वो पीछे टिंड आता है, अंडे गरम अंडे, टिंड डब्बे वाले, और ये सी आवाज़ें आ रही होती है ख़तरनाक किस्म की, माइक बंद करने पड़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं माइक खोलने से डरता हूँ। ठीक है, तो ये देख लेना कि मैं माइक खोलूँ तो फिर पीछे जो है ना वो कलेश ना हो जाए। ठीक है, वकास अली भाई, मैं आपका माइक खोल लेता हूँ अल्लाह का नाम लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर क्वेश्चन के टाइम माइक ऑन। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। करूँ ऑन? आप सवाल करना है वकास भाई? आपका माइक खोला जाए? अभी नहीं? क्या यार, चलो ओके। हाँ, हम कहाँ थे? एसेट्स पे थे ना। हाँ, आप बताओ। बिजनेस की अपनी चीज़ों वो एसेट है। ठीक है, जो बिजनेस ओन और यूज़ करता है वो एसेट्स हैं। ठीक है, एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपना बिज़नेस या किसी भी प्रोसेस को रन कर सकें, जायदाद वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, आपने कभी न्यूज़ अगर देखी हो ना, तो आपने देखा हो जैसे वो लीक्स आती है ना, वो जो न्यूज़ में लीक्स आती चलती हैं कि फ़लाँ जो है ना वो पॉलिटिकल पर्सन के पास इतने असासे निकले, इतने रुपए की प्रॉपर्टी फ़लाँ मुल्क में निकली, इतने एसेट्स थे। बात समझ आ रही है?
क्लियर है? वो क्या होते हैं? वो असासे होते हैं, वो एसेट्स होते हैं। वो एसेट्स होते क्या हैं? देखो, एसेट की डेफिनेशन है, और एसेट की डेफिनेशन में ये तीन ही बातें हैं और इसी को एसेट्स कहते हैं। ठीक है, एसेट की डेफिनेशन में ये तीन बातें होती हैं और इसी को एसेट्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? कहता है एन एसेट इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, हाल ही में मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स, सिर्फ रिसोर्स नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स। नंबर 2, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी क्या होती है पता है ना? एंटिटी बिजनेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कहता है एसेट वो होता है जिसमें ये तीन बातें शामिल हों। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, हाल ही में वो इकोनॉमिक रिसोर्स हो, यानी कि मैं उसको इस्तेमाल करके इकोनॉमिकली माशी तौर पे फ़ायदा हासिल कर सकूं, पैसे कमा सकूं। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी से मुराद है कि वो चीज़ मेरे कब्ज़े में हो, वो चीज़ मेरे काबू में हो। और कंट्रोल का मतलब सिर्फ कब्ज़े में होना और काबू होना नहीं होता, बल्कि कंट्रोल का मतलब ये भी होता है कि मैं खुद तो उसको इस्तेमाल करूं और दूसरों को उसके इस्तेमाल से रोक सकूं। तीसरी चीज़, एज अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा जब ये मेरा एसेट बन गया होगा। कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मेरा सेलफ़ोन है, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। पिछले साल मैंने लिया था तकरीबन 45-47 हज़ार रुपये का। ठीक है, अच्छा, क्या ये मेरा एसेट है या नहीं? इस पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे 3। ये तीनों टेस्ट अप्लाई होगा तो ज़बरदस्त किस्म का मेरा एसेट बन जाएगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं। क्या ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, यानी कि इससे मैं कोई माशी फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे फ़ोन चाहिए होता है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे बच्चों को व्हाट्सएप पे जवाब देने के लिए भी फ़ोन चाहिए होता है। तो ये इकोनॉमिक रिसोर्स तो है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, क्या मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ? ज़बरदस्त कंट्रोल कर रहा हूँ, जेब में ही रहता है, मेरे पास ही रहता है, ना हो तो सांस नहीं आती, ऐसा कुछ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट। कंट्रोल कर रहा हूँ, खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरों को इस्तेमाल से रोकता हूँ। कभी देखा किसी ने मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने बोला हाँ भाई चल यार तू भी कर ले फ़ोन मेरा यूज़? नहीं, फ़ोन तो अपना अपना होता है, पर्सनल होती है, कुछ चीज़ होती है अपनी पर्सनल होती है, आप किसी को देते नहीं हो। ठीक है, फ़ोन उसमें से एक चीज़ है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा जब ये मेरा एसेट बना होगा। तो मुझे बताओ माजी में क्या हुआ होगा? मैं दुकान पे गया होऊंगा, मैंने परचेज कर दिया होगा, मैंने पैसे दिए होंगे, मैंने ट्रांजैक्शन की होगी दुकान पे जाके, मैंने पैसे दिए और मैंने फ़ोन ले लिया। बात समझ आ रही है? तो मोबाइल मेरा क्या है? एसेट। मेरे सर पे 1 2 3 लाइट्स लगी हुई हैं। ऑनलाइन वाले बोलेंगे कहाँ, आपको नज़र नहीं आएंगी, ऊपर लगी हुई हैं। ये जो 3 बड़े बड़े वो लगे हैं, क्या कहते हैं इसको, हाई क्वालिटी लाइट्स लगी हुई हैं मुझे गोरा करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताओ क्या ये लाइट्स ARTT के लिए एसेट्स हैं या नहीं है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, लाइट तो लगी हुई है, लाइट तो जला के मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ? हेल्प कर रही है ना इकोनॉमिक रिसोर्स जनरेट करने में, पैसे जनरेट करने में हेल्प कर रही है ना। अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं किसी को भी उठा के दे दूँगा लाइट ले जाओ निकाल के? नहीं, कंट्रोल कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हमारे नुमाइंदे मार्केट गए थे सदर और सदर से परचेज करके लाए थे। बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? ओके, आ जाओ। कहता है इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट, इकोनॉमिक रिसोर्स एक राइट है दैट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में मुझे माशी फ़ायदा देगा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है ना, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, किताब ने डेफिनेशन लिखी और ख़त्म कर दी। अब ये आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए नोट्स में मैंने फर्दर एक्सप्लेनेशन भी डाली हैं और एग्जांपल भी डाली हैं, ताकि जब आप घर जाके पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। बात समझ आ रही है? ये आपने याद नहीं करना, समझना है एसेट क्या होता है। हाँ, डेफिनेशन याद कर ली एसेट की, 3 चीज़ें आती हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं कल पूछूंगा उठा के, ज़रा मुझे बताओ क्या होता है एसेट, आप बोलोगे आप प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल बाय द एंटिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट। डन है? अच्छा, कंट्रोल, कहता है कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। द एंटिटी मस्ट हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्स, खुद भी इस्तेमाल करूंगा और दूसरों को उसके इस्तेमाल से रोकूंगा। पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जब ये चीज़ मेरे एसेट बन गई होगी। क्या हुआ होगा पास्ट में? भाई मैं दुकान पे गया और मैंने जाके ख़रीद लिया। डन सी ना? आ जाओ, मुझे बताओ, सबसे पहले मैं एक चीज़ चेक करता हूँ। एक बिजनेस ने माल को डिलीवर करवाने के लिए एक डिलीवरी ट्रक खरीदा। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? एक बिजनेस ने माल को डिलीवर करवाने के लिए एक डिलीवरी ट्रक खरीदा। मुझे बताओ क्या डिलीवरी ट्रक इसका एसेट है या नहीं है? और चेक करते हैं। कहते हैं एसेट, ट्रक एक एसेट है क्योंकि इसको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा ना, वो उस ट्रक से क्या करेगा? डिलीवरीज करेगा और पैसे कमाएगा। कंट्रोल,
बिजनेस उस ट्रक को ओन करता है, कंट्रोल करता है और वो डिसाइड करता है आज यार कोरंगी जाएगा, आज गुलशन जाएगा, आज जौहर वाली शिपमेंट क्लियर करेगा, आज मलिर जाएगा। बिजनेस डिसाइड करेगा ट्रक को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। डन। इकोनॉमिक रिसोर्स, द ट्रक कैन जनरेट फ्यूचर बेनिफिट बाय इनेबलिंग डिलीवरीज एंड अर्निंग पैसा। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू कहते हैं पैसे कमाने को। देखो रेवेन्यू एक ना इनकम कमाने की टेक्निकल टर्म है, इसको हाईलाइट भी कर लो, आप अभी आगे पढ़ोगे भी इंशाल्लाह मेरे साथ, ठीक है। रेवेन्यू कहते हैं सेल को, रेवेन्यू कहते हैं सेल को। देन पास्ट इवेंट, पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा? बिजनेस ने डिलीवरी ट्रक खरीदा होगा ना, ऐसा ही है ना, बोलो ना क्या हुआ होगा पास्ट में? बिजनेस ने डिलीवरी ट्रक क्या होगा बोलो बच्चों? खरीदा होगा। डन। एसेट है पक्का? आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। भी आप सोच रहे होगे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नंबर क्यों नहीं लिख रहे हम, है ना? आ रहा ना सहन में? अकाउंटिंग का थ्योरी है नहीं, अकाउंटिंग थ्योरी नहीं है। इतने नंबर है, बोलोगे सर बस कर दें, थोड़ी थ्योरी पढ़ा दें, बहुत नंबर कर लिए, इतने नंबर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन नंबर्स के साथ खेलने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कोई रूल, कोई सेट ऑफ रूल। तो सेट ऑफ रूल तो पढ़ना है। तकरीबन 4 से 5 क्लासेस लगेंगी, इवन 6 भी लग सकती हैं। उसके बाद हम नंबर्स पे आएंगे और इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। डन। अच्छा आ जाओ आगे, यानी कि एंट्रीज पास करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग से बुक कीपिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा आ जाओ। अ कंपनी परचेजेस कंप्यूटर्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म वर्क। कंपनी ने कंप्यूटर्स परचेज़ किए ताकि उसके ऑफिस के जो हजरात हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या कर सकें? काम कर सकें। ये एसेट है? एसेट है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। कंट्रोल है? हाँ, कंपनी डिसाइड करती है कब कैसे किसको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है। आज कंपनी कहते हैं यार ये कंप्यूटर तुम्हारा नहीं है, ये नया एम्प्लॉई है वो इस्तेमाल करेगा, तुम्हें मैं नया मंगा के दूंगा। तो कंपनी डिसाइड करिए ना उस कंप्यूटर को कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, इकोनॉमिक रिसोर्स, द कंप्यूटर्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स एज दे असिस्ट इन ऑपरेशन विच लीड टू फ्यूचर बेनिफिट। ऐसा ही है। और पास्ट इवेंट, माजी में ऐसा क्या हुआ होगा बताओ? माजी में जाके ख़रीदा होगा। डन। पक्की बात है। यहाँ तक रुक के किसी का कोई सवाल, किसी को कोई मसला, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। देखो मेडिकल वालों से मैं वादा करता हूँ, इंजीनियरिंग वालों से वादा करता हूँ, साइंस वालों से भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला ऐसा फील ही नहीं होगा कि अकाउंटिंग पहली बार पढ़ लो। और अपने जहन से ये फेयर निकाल लो कि तुम्हें अकाउंटिंग नहीं आती तो तुम किसी से कमतर हो। किसी से कमतर नहीं हो, मैं हूँ ना। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग, ऐसे पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और फील भी नहीं होगा कि तुमने कभी कुछ पढ़ा नहीं है पहले। नया सब्जेक्ट है ना, कोई मसला नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इंटर की अकाउंटिंग मैंने कहा ना 2019 से पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे खासा टाइम हो गया पढ़ाते हुए। जब मैंने ये कैफ़ की पीआरसी बोल रहा हूँ, हाँ कैफ़ 1 की अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, ये वाला सब्जेक्ट, मुझे फील हो गया ना हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ इंटर में। इंटर में हमें कोई चीज़ें आती ही नहीं थी, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो जितने कॉमर्स वाले थोड़े से होशियार बनते हैं ना, वो होशियार है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उनकी हकीकत मुझे पता है। टेंशन नहीं लो, सब बराबर हैं। आप लोगों से भी शायद कुछ गए गुजरे हो, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट कुछ हो सकता है गलत भी बन गए हो। आप तो पढ़ी पहली बार रहे हो सही तरह से, बात समझ आ रही, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। क्लियर है? चलो आज की आखिरी बात करते हैं, और आज की आखिरी बात करके क्लास को वाइंड अप करेंगे। एसेट्स की होती हैं 2 किस्में। कितनी होती हैं? बोलो, मुँह से बोलो, शाबाश, जोर से बोलना है। 2 किस्में। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स, एक को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब क्या? वो एसेट जिसको मैं छूँ तो मुझे करंट लग जाए ऐसे ऐसे करके। नहीं, वो तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है सर। वो तो 9 की साइंस याद करा दिया आपने, ठीक है। वो फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट होता था ना। फिजिक्स तो खैर बाद में था, वो तो हम साइंस पढ़ते थे, साइंस की क्लास हो रही है, ठीक है। अब साइंस में क्या है पता ही नहीं था, जो आ रहा है साइंस है, ठीक है। अच्छा, तो एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट का मतलब क्या होता है? करंटली, अभी फ़िलहाल। तो वो कहता है ऐसा एसेट जो मुझे 12 महीने या उससे अंदर फ़ायदा देगा और वो ख़त्म हो जाएगा, वो फना हो जाएगा, वो मिट जाएगा। ऐसे एसेट्स को कहता हूँ करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स को कहता हूँ करंट एसेट्स। वो एसेट जो मुझे 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा पहुँचाएगा, इसे मैं कहता हूँ नॉन करंट एसेट्स। डन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा एसेट जो कि मुझे 12 महीने के अंदर फ़ायदा देगा, उसे मैं कहता हूँ करंट एसेट्स।
और ऐसे एसेट जो मुझे 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा देगा उसे मैं क्या कहता हूँ बच्चों? नॉन करेंट एसेट्स। चेक करो शोर किसका हो रहा है, जाओ और उनको बोलो कि यहाँ पे क्लास चल रही है, सर बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कौन शोर कर रहे हैं यहाँ पे? मना करो उनको। फहद, फहद शोर कौन कर रहा है? शोर कौन कर रहा है? ये चले गए, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। इनको बोलो यार क्लास चल रही है, आवाज़ें ज़ोर से आ रही है अंदर। नहीं अभी नहीं आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, शाबाश। इनको बोलो शोर नहीं करें, क्लास चल रही है, ठीक है? चलो ओके। तो वो एसेट्स जो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा मैं 12 महीने के अंदर अंदर ले लूँगा, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? करंट एसेट्स। और वो जो 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा दें वो क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स। चलो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ कि अगर एक बिज़नेस स्टेशनरी आइटम खरीदता है, स्टेशनरी समझते हो? प्रिंटर के पेजेस, स्टेपलर्स, पेंसिल्स, पेन्स, रबड़, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या सालों सालों चलेंगी? नहीं, 4 महीने 6 महीने में फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। हमारे प्रिंटर के पेजेस ख़त्म हो जाते हैं 3-4 महीनों में, फिर हम ऑर्डर करते हैं। ऐसे ही तो ये क्या है? बोलो बोलो क्या है? ये करंट एसेट्स हैं, ठीक है? हमारे एडमिशन फॉर्म्स ARTT के मैं खुद प्रिंट करवाता हूँ, 3000 करवा दिए, 4000 करवा दिए, ये हमने अभी रखे हुए, और ये हम 3-4 महीने बाद दोबारा रीप्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारे क्या है? अभी एसेट है ना, लेकिन ये करंट है नॉन करंट है? करंट है। क्यों? 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे। डन। अच्छा, ये दराज है, इसके अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ है नहीं, वैसे तो कचरे पड़ा हुआ है, एज्यूम कर लो कैश पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? कैश करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? करंट एसेट है। कैश हमेशा करंट एसेट होता है, जितना भी हो, करोड़ों रुपए क्यों ना हो, ठीक है? अच्छा, मेरे गोदाम में कुछ माल पड़ा हुआ है बिकने के लिए, करंट है नॉन करंट है? करंट है। क्यों? क्योंकि 12 महीने के अंदर बिक जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर होगा, फिर बिकेगा, फिर मैन्युफैक्चर होगा, फिर बिकेगा। डन। अच्छा, मेरे सर पे AC लगा हुआ है, करंट है या नॉन करंट है? क्यों भाई? लगा रहेगा, 4 साल 5 साल चलेगा, बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, पक्की बात है। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, करंट है नॉन करंट है? हाँ, ख़राब हो तो एक एक्सेप्शन है ना, मैं बोलूँ आप मर जाओ कल, मतलब कोई भी हो तो इंसान मर जाए तो एक एक्सेप्शन है ना, चीज़ तो ख़राब है, दुनिया फ़ानी है, इंसान ने भी जाना है, चीज़ों ने भी जाना है, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर फ़िलहाल देखूँ तो ये एसेट क्या है? ये एसेट नॉन करंट है करंट है? नॉन करंट एसेट है। कैमरा है ना, 2 साल 2.5 साल तो लाइफ देगा ना, बात समझ आ रही है, ठीक है, पक्की बात है। अब रीड कर लें, आओ। कहता है वो एसेट्स जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे इन शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, वो कहलाते हैं मेरे करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, दराज में पड़ा हुआ कैश, मुझे सलमान भाई से कुछ पैसे लेने हैं, इन्होंने उधार लिया हुआ है और मुझे इनसे कुछ पैसे लेने हैं, तो ये जो मुझे इनसे पैसे लेने हैं ये मैं 12 महीने के अंदर अंदर ले लूँगा या बहुत टाइम बाद जाके लूँगा? ले लूँगा ना, शॉर्ट टर्म। अगर मैंने, अच्छा डिपेंड करता है, देखो रिसीवेबल का रूल याद रखो, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। कैसे? अगर तुमसे मुझे जो पैसे लेने हैं वो तुम 12 महीने के अंदर अंदर दे दोगे तो फिर क्या है? करंट एसेट। तुमने कहा मैंने ₹1,00,000 का लोन लिया, सलमान ने मुझसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सलमान ने मुझसे ₹1,00,000 का लोन लिया, सलमान ने कहा कुछ मैं आपको दूंगा 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और 80,000 रुपये आप मुझसे ले लो 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और जो बाकी पैसे ना वो 20,000 रुपये वो मैं आपको 12 महीने के बाद दूंगा जाके। तो मुझे बताओ उसमें करंट एसेट कितना, नॉन करंट कितना है? 80,000 करंट है और 20,000, ज़बरदस्त, बहुत आला, शाबाश, ठीक है। कहते हैं अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स। अच्छा, जो मुझे पैसा लेना होता है ना अगले बंदे से, उसे मैं कहता हूँ डेटर्स। ये मेरे डेटर्स हैं, ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल हैं, ये इसके टेक्निकल नाम है। जो मुझे किसी से पैसा लेना है ना, इसे मैं डेटर भी कह सकता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये टेक्निकल नाम मैं एंट्रीज में इस्तेमाल करता हूँ, तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट, ठीक है। अच्छा, कहता है स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज या गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल। वो माल मैंने रखा हुआ है, बहुत सारे पेन्स पड़े हुए हैं, मैं पेन्स बेचता हूँ,
ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्टर्स पड़े हैं, मैं प्रोजेक्टर्स बेचता हूँ, तो जो मेरे पास प्रोजेक्टर्स का सारा स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्या है, करंट या नॉन करंट? करंट, करंट 12 महीने के अंदर बिक जाएगा, डन। नॉन करंट, नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मुझे 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा दे रहे हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। मेरी CD70 जिस पे मैं आता हूँ, करंट है नॉन करंट है? 19 में ली थी यार, अब तक चल रही है माशाल्लाह, ठीक है। ये टेबल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉन करंट, करंट? आपके घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर, अक्सर औकात तो वो जो पहले आते थे ना, पैल था ना, वो पहले जो पैल का या वेव के जो डीप फ्रीजर होते थे, हमारी पैदाइश से ही पुराने, पैदा भी जब से चल रहे हैं, हम बड़े हो गए जब तक चल रहे हैं, इतने नॉन करंट, शदीद नॉन करंट, ठीक है, इतने शदीद नॉन करंट के वो, ठीक है, वो मेरे भाई के भी बच्चे हो गए, वो भी फिर जब भी चला था, मेरे भाई छोटे थे जब से वो हमारे घर में था, वो डीप फ्रीजर ना, वो एक वेव का था, और भाई के भी बच्चे हो गए जब तक वो डीप फ्रीजर हमारे घर में माशाल्लाह भी चल रहा था, हमने रिसेंटली इसको डिस्पोज किया था। तो इतने शदीद नॉन करंट, इतने शदीद पायदार, बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स, डन, पक्की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आज से हमने अकाउंटिंग की बुनियाद डाल दी है, एसेट्स को गौर से पढ़ना। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है किसी का, मैं ज़रा उसको दे दूँ। सर एक सवाल है, कंपनी के केस में जो लॉस होता है वो कंपनी पे करती है, जो एक्स्ट्रा लॉस होता है वो कौन पे करेगा? जैसे आपने कहा 6 लाख का नुकसान, 6 लाख रुपए कंपनी के पास हैं, 7.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन पे? कोई भी पे नहीं करेगा, कोई पे नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का नहीं है, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। वो कहता है द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इस इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, यानी कि जिस शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगा दिया ना, उसकी लायबिलिटी उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो कोई भी पे नहीं करेगा। इसलिए कंपनी के नाम के आगे ना आपने देखा होगा लफ्ज़ लगा होता है लिमिटेड। क्यों लगा होता है? पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, यूनिलीवर पाकिस्तान। ये टक टक नहीं किया करूँ, इंतहाई मुझे जहर लगती है चीज़ ना, ये मुझे बहुत उलझन होती है जब पैन की टक 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 करते हैं ना, जो भी करता है, लड़का और लड़की कोई भी हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपने देखा होगा यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, डालडा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लोटे कॉल्सन लिमिटेड। ये लिमिटेड का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है? बैंक अल्फला लिमिटेड, बैंक इस्लामी प्राइवेट लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, ये लफ्ज़ लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है इनके नाम के आखिर में? ये इम्प्लाई करता है कि द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स अवेलेबल, टू द एक्सटेंट ऑफ इक्विटी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? इसके ओवर एंड अबव कंपनी लायबल नहीं होती। इसके अपने पन के साथ साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त दे जाइएगा। इनशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।